नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद आचार्य श्री महाविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास। फर्स्ट की क्लास। इसमें आज आपका जो टॉपिक है वह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या महापुरुष है, जिन्होंने देश में जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, देश में जो आत्मविश्वास, स्वदेशी बहिष्कार आदि की बातों से जिसने अवगत कराया वो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक जो उग्रवादी राष्ट्रीय नेता थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1905 तक जो उदारवादी नेता थे, उसके बाद उग्रवादी नेताओं का दौर आया। उस दौर में बाल गंगाधर तिलक जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं, यानी लोगों ने इनको माना था। साथ ही इन्हें बेताज बादशाह भी कहते हैं। बेताज बादशाह। क्लियर। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ। जन्म यानी 1857 की क्रांति के एक वर्ष बाद बाल गंगाधर जी तिलक साहब का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर जी था। और यह शिक्षक थे और इन्होंने बाल गंगाधर जी तिलक को बचपन से ही साहित्य में पारंगत कर दिया था। एक शिक्षक के जो अनुशासन थे उनमें वह सारे अनुशासनात्मक गुण विद्यमान थे। सुनिएगा, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा है इनके लिए, हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतना आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य तिलक जी ने किया। यानी स्वराज्य शब्द की जो बात कही गई थी, इतने आग्रह के साथ जो तिलक जी ने कही थी वह किसी ने नहीं की जितना कि तिलक साहब ने किया। यह गांधी जी के शब्द हो गए। वे उदारवादी प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल के मार्ग को अपनाकर भारत के लिए वैधानिक सुधार प्राप्त करना चाहते थे। वे यानी नरमपंथी। लेकिन 1905 के आसपास कांग्रेस और भारत के सार्वजनिक जीवन में उग्र राष्ट्रवाद की धारा का उदय हुआ। उग्र राष्ट्रवादी धारा का उद्देश्य भारत के लिए उन्हीं संवैधानिक सुधारों को प्राप्त करना नहीं, वरन देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इनका विचार था कि देश के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता के इस लक्ष्य को जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल यानी लाल पाल बाल की त्रिमूर्ति ने किया था। अरविंद घोष भी इसमें सम्मिलित थे। तिलक इनमें निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख थे। उन्होंने उदारवादियों के वैधानिक आंदोलनों को एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। उनकी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस, स्वतंत्र
तथा सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति और इन सबसे ऊपर देश और देशवासियों की एक निष्ठ सेवा के कारण अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहे जाने लगे। उनकी एक देवता के समान पूजा होने लगी। वे जहाँ भी जाते उन्हें राजकीय सम्मान और स्वागत प्राप्त होता था। ये तिलक जी के बारे में कहा जाता है। और तिलक जी जो उदारवादी नेता थे, प्रार्थना पत्र देते थे, स्मृति पत्र देते थे या प्रतिनिधि मंडल भेजते थे, उनके सख्त विरोधी हो गए थे। क्या इस प्रकार से हमें राष्ट्रीयता प्राप्त नहीं हो सकती। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को भारत के पश्चिमी तट के कोंकण जिले के रत्नगिरी में हुआ था। तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ वह अपनी धार्मिकता, विद्वता तथा कर्मकांड में आस्था रखने के लिए विख्यात था और तिलक का पालन पोषण इसी वातावरण में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपने पुत्र को संस्कृत गणित का अच्छा ज्ञान करवाया। उन्होंने 1877 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने 1879 में कानून में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया, देश के जो राजनीतिक संघर्ष थे, उठापटक थे, उनमें अपनी सक्रिय साझेदारी निभाने की बात कही। तिलक ने उनके कॉलेज के साथी गोपाल राव आगरकर दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यथाशीघ्र विदेशी शासन का अंत करना है। इसके लिए जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए और इसका प्रारंभ जनता में शिक्षा से ही संभव है। अतः तिलक ने अपने मित्रों चिपलूणकर, आगरकर तथा नाम जोशी के साथ मिलकर 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जिसमें स्कूल में निर्धन विद्यार्थी विशेष सुविधाएं प्रदान की गई और उनका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को शिक्षित करना ही नहीं वरन उन्हें मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करना भी था। शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1885 में दक्षिणी शिक्षा समाज की स्थापना की। दक्षिणी शिक्षा समाज की स्थापना भी तिलक ने की थी। इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर तिलक इस परिणाम पर पहुंचे कि जनसाधारण के सहयोग तथा सहायता के बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। यानी बाल गंगाधर तिलक साहब इस बात को जानते थे कि जनसाधारण के सहयोग के बिना कोई भी क्रांति या कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर 2 साप्ताहिक पत्र मराठा, जो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, और मराठी भाषा का केसरी का संपादन या प्रकाशन प्रारंभ किया। याद रखना बच्चों, मराठा अंग्रेजी भाषा का पत्र है, वहीं केसरी मराठी भाषा का शब्द है। कितनी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मराठा मराठी भाषा का होगा, पर मराठा मराठी भाषा का अखबार नहीं है, मराठा अंग्रेजी भाषा का अखबार है। और वहीं केसरी जो मराठी भाषा का अखबार है, यानी एक बोलते हैं एक तबके की भाषा, एक क्षेत्र की भाषा में अखबार निकाला जिससे कि क्षेत्र वाले पढ़े, और एक अंग्रेजी भाषा में अखबार निकाला जिससे जो ऊपर का वर्ग है जो अंग्रेजी जानता है वो उसको पढ़े, और ये राष्ट्र में कहीं भी पढ़ा जा सकता है। मराठी भाषा का एक मराठवाड़ा क्षेत्र में ही पढ़ा जा सकता था। 2 अखबार निकाले, कौन कौन से? केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा, वही मराठा अंग्रेजी भाषा। दो अखबार निकाले, केसरी और मराठा। इन पत्रों के प्रकाशन के साथ ही
उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ होता है। कालांतर में मित्रों के साथ अवैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाने पर तिलक ने दक्षिणी शिक्षा समाज से संबंध विच्छेद कर लिया। जो उन्होंने 1885 में जो बनाया था दक्षिणी शिक्षा समाज, उससे अपना संबंध विच्छेद कर लिया। केसरी और मराठा का संपूर्ण भार अपने हाथ में ले लिया। शीघ्र ही ये दो समाचार पत्र में अत्याचार और अनाचार्य के विरुद्ध संघर्ष के साधन बन गए। तिलक ही एक ऐसे नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए जो जनता के लिए निर्भीकता के साथ लड़ सकता था। उन्होंने इन पत्रों के माध्यम से 40 वर्षों तक शासन के इन अनाचारों का विरोध किया तथा राजनीतिक शिक्षा के लिए जनता को जन आंदोलन की दिशा में प्रेरित करने का प्रयास किया। यानी उन दो समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने शासन का जो विरोध किया था, जो लगातार चला आ रहा था, और जनता में शिक्षा में जागरूकता लाने की बात कही गई थी, और जन आंदोलन की दिशा में यह जनता में विचार फैलाया गया कि आपके सहयोग से ही देश में जो परिवर्तन होगा वो आपका सहयोग के बिना नहीं हो सकता। 1885 में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीनदयाल वाचा, रास बिहारी बोस, लाल मोहन घोष आदि। ये व्यक्ति भारत के साथ अंग्रेजों के संबंध को वरदान समझते थे। यानी जो नरमपंथी जो नेता थे वह भारत और अंग्रेजों के संबंधों को एक वरदान समझते थे। अंग्रेजों की न्याय भावना में इनका गहरा विश्वास था। प्रार्थना और याचिकाओं की पद्धति को ही उचित समझते थे। यानी प्रार्थना पत्र देंगे, याचिकाएं देंगे, उनको ही सर्वश्रेष्ठ पद्धति समझते थे। तिलक ने सर्वप्रथम 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। उन्होंने देश के सामान्य जनता को कांग्रेस से जोड़ने का तथा कांग्रेस को निरंतर सक्रिय संस्था बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस ने एक बड़ा गंभीर कार्य अपने हाथ में लिया है, जिसे आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावनाओं के साथ पूरा किया जाना चाहिए। 19 दिसंबर 1893 के केसरी में तिलक ने स्पष्ट घोषणा की, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने केसरी समाचार पत्र में घोषणा की कि भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करके हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है या कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट घोषणा कर दी। ऐसे प्रयास करना तो एक पत्थर की दीवार से सिर टकराने के समान है। यानी इस प्रकार अगर हम अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, विज्ञप्ति बोलते ना, प्रार्थना पत्र और जो अंग्रेजों को उनको प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे, ये करना यानी एक पत्थर की दीवार से अपना सिर फोड़ना है, टकराने के समान है। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय तिलक का राजनीतिक कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर संपूर्ण भारत हो गया। यानी 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार तिलक ने जो देखा, उससे उन्होंने सोचा कि हम अब महाराष्ट्र में ही सीमित नहीं रह सकते, हमें संपूर्ण भारतीय जनता को इसमें लाना है। तो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो महाराष्ट्र नहीं वरन अब संपूर्ण देश बन गया। सरकारी विरोध के बावजूद तिलक 2 बार 1895 और 97 मुंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। विधान परिषद में उन्होंने निर्भयता के साथ सरकारी रवैये की कटु आलोचना की। यानी यह मानते थे कि अगर सिस्टम को सही करना है तो सिस्टम से बाहर रह के सही नहीं कर सकते, सिस्टम के अंदर जाके सही करने की बात कही। तो अतः वह सिस्टम के अंदर गए, बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने और वहां पर जाके उन्होंने निर्भयता के साथ सरकारी रवैये की कटु आलोचना की। तिलक विधान परिषद में दिए गए कार्यों को अधिक महत्व नहीं देते हैं, लेकिन ये जनता की सेवा करने और उनमें जागृति उत्पन्न करने के किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहते। यानी तिलक साहब को जब जब मौका मिलता था तो वह जनता को जागृत करने में, जनता को सहयोगी बनाने में कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। अतः वह हमेशा जनता के बीच में जनता के उत्थान की बात करते थे। ब्रिटिश हुकूमत जो शोषण कर रहा था उसका विरोध करते थे और उनका विरोध की बात की। तिलक कार्यकाल और इमर्सन की इस घोषणा
से पूर्णतः सहमत थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान नहीं जानता वह जीवित नहीं रह सकता। तिलक ने यह कहा कि जो राष्ट्र के नागरिक अपने राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं कर सकता वह जीवित नहीं रह सकता। यानी आप अगर जब जीवित हैं जब अपने राष्ट्र को जो नायक है उनका सम्मान करें, क्लियर, और विकास नहीं कर सकता। इस दृष्टि से उनके द्वारा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए गए। गणपति उत्सव, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। माना जाता है 1893 और 1895 में ये दोनों उत्सवों की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए थे। एक बार जीके में क्वेश्चन आ गया था कि तिलक साहब ने पहले किस उत्सव की शुरुआत की, तो याद रखना हमेशा हर एक कार्य में सर्वदा आगे पूजे जाने वाले कौन है? गणेश जी। तो गणपति उत्सव की पहले स्टार्टिंग हुई थी, क्लियर, गणपति उत्सव की पहले स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद शिवाजी उत्सव। और शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जनता को जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए एक बोलते हैं ना एक तरीका था जो तिलक ने अपनाया था कि यानी इनके माध्यम से धार्मिक क्षेत्र में लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात, राष्ट्रवादिता की भाव समझाई जा सकती थी। इसीलिए तिलक ने इन जो धार्मिक आयोजन हैं उनको किया। और शिवाजी उत्सव जो महाराष्ट्र में प्रमुख नेता, जो महाराष्ट्र के राजा गौरव रहे हैं छत्रपति शिवाजी, उनके उस जन्म उत्सव मनाने की बात उन्होंने कही थी, जिससे भी क्या है कि जनता को इकट्ठा किया जा सके और अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके और उनके गांवों और कस्बों तक यह बात पहुंची। इसीलिए उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को मनाने की बात कही थी। गणपति उत्सव का उद्देश्य जनता में स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना को पुनर्जीवित करना था। उनका उद्देश्य भारत के नव युवकों को शिवाजी के पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना था। यानी शिवाजी ने भी स्वराज की बात कही थी। स्वराज्य की बात कहकर उन्होंने जो मराठवाड़ा से पताका लेकर चले थे और हिंदू स्वराज्य की बात पूरे भारत में की गई थी। मुस्लिम सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात उस समय थी और इस समय अंग्रेजी जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको उखाड़ फेंकने की बात जो शिवाजी तिलक साहब कर रहे थे शिवाजी से प्रेरणा पाकर, जिससे भारत की राजनीतिक दास्ता का अंत किया जा सके। एक बार शिवाजी जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था, शिवाजी की जयंती पर तिलक जी ने कहा था, भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी। स्वतंत्रता के लिए शिवाजी की भांति साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। यानी आपको भाटों की तरह किसी का गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। आपको शिवाजी के पदचिन्हों पर चलकर साहसिक कार्य करने पड़ेंगे, जब ही स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हिंदुओं में वीरता और देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए गौ हत्या विरोधी सोसाइटी, अखाड़े, व्यायामशालाएं खोली। नव युवकों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए त्याग करने की प्रेरणा दी। क्लियर, ये रहे बाल गंगाधर तिलक जी के प्रयास। नेक्स्ट, 1896-97 के भीषण अकाल के समय उन्होंने जनता को सहायता देने का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया। साथ ही उन्होंने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उसने जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो जनता विद्रोह कर सकती है। उन्होंने दरिद्र ग्रामवासियों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराते हुए कहा कि लगान अदा करने के लिए तुम भूमि, बेल या संपत्ति नहीं बेचोगे। अगले वर्ष बंबई में प्लेग की बीमारी फैल जाने पर जब प्लेग कमिश्नर रैंड और आयस्ट उसके सहायकों ने प्लेग की रोकथाम के लिए अनावश्यक रूप से दमनकारी उपाय अपनाए तो तिलक ने अपने पत्रों में रैंड और उसके सहायकों की कटु आलोचना की और अद्भुत कर्म शक्ति और चरित्र बल के धनी तिलक ने जनता के हर दुख दर्द का में पूरा सहयोग दिया। यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा था
कि बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और सभी जगह ये अकाल पड़ा, तो सरकार को अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, न कि उन कर्तव्यों किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाना चाहिए। और किसानों से ये कहा है कि आप लगान ना दें, ना ही अपनी ज़मीन बेचें, ना ही अपने बेल बेचें। इसके साथ ही बंगाल में ये रैंड और अरेस्ट जो अधिकारी थे, ये क्या करते थे कि प्लेग के नाम पर जनता के किसी के भी घर में चले जाते थे और महिलाओं से छेड़खानी करते थे। तो चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी। क्लियर? ये सारी जो प्रेरणा का स्रोत माना गया वो बाल गंगाधर तिलक जी को माना गया है। राजनीतिक कार्यों के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति संभवतः तिलक ही थे। उन्होंने पहले उनसे पहले जेल जाना कलंकित समझा जाता था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने की गौरवपूर्ण परंपरा स्थापित की। तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया। पहली बार वह अभियोग 1897 में महाराष्ट्र के युवकों को प्लेग कमिश्नर, जो मैंने आपको कहा था ना, वो महाराष्ट्र के युवक थे और उन्होंने रैंड और उसके सहयोगी को हत्या कर दी थी। हत्या के लिए भड़काने का आरोप चलाया, यानी 1897 में तिलक पर उनकी जो हत्या की गई थी उनको भड़काने का आरोप लगाया गया। चापेकर बंधुओं को उन्होंने भड़काया, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो ये आरोप तिलक पर लगाया गया था। उन्हें 18 मास का कठोर दंड दिया गया। इस पर सारे देश में शोक प्रकट किया गया। माफ़ी मांगने से इनकार करके तिलक ने विदेशी आधिपत्य के सामने भारतीय समर्पण के बद्दे सिलसिले का अंत कर दिया। यानी उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और ये जो भारतीय जो बोलते हैं ना भारतीय आत्मसमर्पण कर देते थे विदेशी शक्तियों के सामने, उस परंपरा को उन्होंने तोड़ दिया। इस प्रकार आत्मविश्वास और त्याग के एक नवीन अध्याय तथा राष्ट्रवाद के नवीन युग का सूत्रपात हुआ। यानी हम अब आपके सामने झुकेंगे नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम जो भी होगा हम उसको भोगने के लिए तैयार हैं। सन 1908 का कारावास। तिलक अपनी उग्रवादिता के कारण ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। अतः 1908 में केसरी में प्रकाशित कुछ अंशों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। यानी जो केसरी में जो समाचार पत्र में उन्होंने जो लिखा उनको आधार बनाकर तिलक साहब को बंदी बना लिया गया। न्यायाधीशों तथा 9 में से 7 जूरियों ने उन्हें अपराधी ठहराया। यानी 9 न्यायाधीश थे, उनमें से 7 ने तिलक जी को अपराधी ठहराया और उन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया और 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। निर्णय सुनने से पहले जब जज ने उन्हें एक बार बोलने का अवसर दिया तो उन्होंने कहा, यानी जो निर्णय दे रहे हैं उससे पहले जज ने कहा आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो तिलक जी ने क्या कहा? बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई हैं जो राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत आज भी सिद्ध होती है। मैं केवल यह जानता हूं कि जूरी का निर्णय चाहे जो हो, मैं अपने आप को निश्चित रूप से निर्दोष मानता हूं। विभिन्न वस्तुओं के भाग्य का संचालन करने की उच्चतर शक्तियां हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस आदर्श का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे स्वतंत्र रहने की अपेक्षा मेरे कष्टों से ही अधिक सफलीभूत होगी। यानी विभिन्न वस्तुओं के भाग्य का संचालन जो एक अदृश्य अलौकिक शक्तियां कर रही हैं, शायद मेरे भाग्य का भी वही अदृष्टि अलौकिक ईश्वर कर रहा है। और वो यह चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र न रहकर अपने कष्टों से उन कार्यों को सफलीभूत करूं। यानी मैं कष्ट उठाने में कि अगर ईश्वर की इच्छा है तो मैं कष्ट उठाऊंगा, क्योंकि वह एक अदृश्य सर्वशक्तिमान ईश्वर ही सभी चीज़ों का संचालन कर रहा है। इस समय तक तिलक इतने लोकप्रिय हो गए थे कि तिलक का कारावास का समाचार सुनकर देश के स्थानों पर विक्षुब्ध हो गए। वैलेंटाइन शिरोल लिखते हैं, पुलिस का अच्छा प्रबंध होने पर भी अभियोग के बाद बड़े बड़े दंगे हुए। यानी तिलक साहब की जो मुकदमे चले गए, उनको सजाएं हो गई, पुलिस का अच्छा प्रबंध था फिर भी दंगे हो गए। कभी कभी तो इन दंगों ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि दंगों की गुरुता से इस बात का पता चलता है कि केवल उच्च वर्गीय लोगों के ऊपर ही नहीं वरन समाज के निम्न वर्गों पर भी तिलक का जबरदस्त प्रभाव था।
इस अवसर पर श्रमिकों ने हड़ताल तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही की, लेकिन तिलक के समर्थन में श्रमिकों के प्रदर्शन एवं हड़ताल को भारत में सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक चेतना का उदय माना जाता है। मतलब जब तिलक का कारावास हुआ था तो लोगों ने इतनी तोड़फोड़ की, आंदोलन किए, वह भारतीय जो किसान थे, श्रमिक थे, उनकी राजनीतिक चेतना का, उनमें राजनीतिक चेतना का उदय माना जाता है कि यानी अब जनता जागरूक हो गई है। सन 1914 में कारावास से मुक्त होने पर तिलक पुनः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कार्य करने लगी। 1916 से 18 के वर्षों में भारत की जनता को जागृत करने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर आपने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, भाग लिया। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और कांग्रेस लीग समझौते में तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लीग यानी मुस्लिम लीग। सन 1907 में कांग्रेस की फूट से ही तिलक सबसे अधिक दुखी हुए थे। एनी बेसेंट के प्रयत्नों से तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हुए और अंत तक इसी में रहे। सन 1918 में वह सर्वसम्मति से इसके अध्यक्ष चुने गए, लेकिन शिरोल केस के सिलसिले में उन्हें इंग्लैंड चले जाने से वह इस पद का कार्य ग्रहण न कर सके। इंग्लैंड में उन्होंने लेबर पार्टी के साथ संपर्क स्थापित किया, जो आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध हुआ। सन 1999 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में लौटने पर तिलक पूरे मनोयोग से कांग्रेस लोकतांत्रिक दल को संगठित करने में लग गए। इस प्रकार केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों के चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि स्वयं उनका उम्मीदवार होने का कोई विचार नहीं था। 21 जुलाई 1920 को बंबई में आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता संग्राम के इस विकट योद्धा का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अभूतपूर्व शव यात्रा में 2 लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए। यानी 1920 में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी जो शव यात्रा थी उसमें करीब 2 लाख लोग एकत्र हुए थे, जो उस समय बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि देश के उच्च कोटि के नेता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान उन्होंने 1908 से 14 तक 6 वर्ष एकांत कारावास में गीता रहस्य, यानी उन्होंने एकांतवास में पुस्तकें लिखी, जिनका पहला नाम है गीता रहस्य, दूसरा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। तिलक की विद्वता, ऐतिहासिकता, शोध वृत्ति, विस्तृत ज्ञान तथा उत्कृष्ट विचारों का परिचय मिलता है। तिलक ने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या करते हुए निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति के मार्ग को अपनाने का संदेश दिया। प्रवृत्ति और कर्म योग का यह संदेश समायोजित था। इस पर टीका करते हुए साहित्यकार दिनकर लिखते हैं, हिंदुत्व के भीतर प्रविष्ट जिस कालकूट यानी निवृत्ति के विष को किसी भी तत्व चिंतक की दृष्टि से नहीं देख सकती थी, जैसे तिलक ने आंखों ने देख लिया। तिलक जी ने उसे देखा ही नहीं परंतु अपनी प्रखर बुद्धि से उसे दूर भी कर दिया। इसलिए हमारा मत है कि गीता एक बार तो भगवान कृष्ण के मुंह से कही गई, किंतु दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान लोकमान्य तिलक ने किया। इन दोनों के बीच सारी टीकाएं और आख्याएं गीता के सत्य पर केवल बादल बनकर छाती रही है। सन 1897 में 1 वर्षीय कारावास में उन्होंने आपने दी ओरियन, एक अन्य रचना वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष में तिलक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऋग्वेद का काल ईसा से 4000 पूर्व का था। तिलक की इन सभी रचनाओं में प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया गया है। क्लियर? ये रहेगा, ये तिलक जी के जीवन का प्रमुख घटनाक्रम है जो आपने और मैंने पढ़ाया, आपने सुना। नेक्स्ट, तिलक जी का लक्ष्य स्वराज्य, यानी स्वराज्य के ऊपर तिलक जी के क्या विचार थे वह देखिए। स्वराज्य के बारे में इनके क्या विचार थे, या इन्होंने स्वदेशी स्वराज्य की बात कही थी, वो कैसे लागू की गई थी या किस तरह से उन्होंने कार्यान्वित किया था। तिलक ने समस्त राजनीतिक चिंतन का एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है, वह है स्वराज्य। तिलक ने प्राचीन भारतीय दर्शन
का बड़ा अध्ययन किया था, जिसका आधारभूत सिद्धांत था धर्म राज्य। या धर्म राज्य का अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था से है जो धर्म पर आधारित हो और जिसका उद्देश्य धर्म रक्षण तथा पोषण है। यानी ऐसे स्वराज्य की बात कही गई थी जो धर्म पर आधारित हो, धर्म आधारित स्वराज्य इस धर्म राज्य की एक आवश्यक स्थिति है। इस प्रकार स्वराज्य तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता थी। प्रत्येक भारतीय का धर्म अर्थात कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने घोषित किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी तिलक द्वारा जो दिया गया नारा था वो स्वराज्य की बात थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसलिए यह नारा भी दिया था। तिलक ने इस मूल मंत्र का महत्व भली भांति समझने के लिए हमें इसकी तुलना दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं की स्वराज्य संबंधी घोषणा से करनी होगी। उदारवादी नेता स्वराज्य की मांग ब्रिटिश नागरिक होने के नाते ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नमूने पर करते थे। उन्होंने अपनी प्रेरणा ब्रिटिश इतिहास संस्थाओं से प्राप्त की थी। तिलक की प्रेरणा का स्रोत प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन था। यानी नरमपंथियों का जहाँ ब्रिटिश राज्य में शिक्षा ली थी तो वो ऐसी बात करते थे, वहीं तिलक ने क्या कहा, शिक्षा ली थी प्राचीन भारतीय इतिहास से, जिसमें स्वराज्य को व्यक्ति का धर्म बताया है। इस प्रकार अपनी स्वराज्य की धारणा भारतीय संस्कृति का परिणाम थी। तिलक के अनुसार स्वराज्य एक ईश्वरीय गुण है। विदेशी साम्राज्य राष्ट्र की आत्मा का ही हनन नहीं करता। इसलिए उन्होंने विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष, भारत के लिए स्वराज्य की घोषणा की बात की। यानी वह स्वराज्य की बात करते थे, कहते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए हितकर नहीं हो सकता। जॉन स्टुअर्ट मिल ने राष्ट्रीयता की जो परिभाषा दी, तिलक उससे सहमत थे। उन्होंने 1919-20 में विल्सन का आत्मनिर्णय की अवधारणा को स्वीकार करते हुए कहा, भारत में इसके व्यवहारिक प्रयोग की मांग की। वस्तुतः तिलक का राष्ट्रवादी आत्म दर्शन की सर्वोच्चता के वैदांतिक आदर्शों और मैगजीन बर्ग मिल और विल्सन की धारणाओं का समन्वय मिलता है। तिलक ने स्वराज्य शब्द द्वारा व्यक्त किया है। स्वराज्य में तिलक अब जो स्वराज्य की जो बात है उसमें तिलक का क्या अर्थ है, तिलक जी ने क्या अर्थ लगाया वो सन 1916 के पूर्व तक स्वराज्य से तिलक का आशय देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की ऐसी स्थिति से था जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन 1916 में उन्होंने स्वराज्य की अपनी अवधारणा को तात्कालिक परिस्थितियों में अधिक समय अनुकूल और व्यवहारिक बना लिया। होम रूल आंदोलन के अंतर्गत 31 जुलाई 1916 को अहमदनगर के स्वराज्य पर अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा, स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथ में हो। हम ब्रिटिश के सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। यानी जो भारत के आंतरिक मामले हैं वो भारतीयों के हाथ में हो। हम ब्रिटिश सम्राट को बनाए रखने के लिए ठीक है, तैयार है, पर भारत के जो आंतरिक मामले हैं उनमें भारतीयों को ही अधिकार, उनको निस्तारण करने का अधिकार होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि तिलक ने अपनी संपूर्ण धारणा अर्थात पूर्ण स्वाधीनता की आकांक्षा का परित्याग नहीं किया, वरन तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का व्यवहारिक सुझाव दिया था। यह पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम था। यानी परिस्थितियों की जो मांग थी उस हिसाब से उन्होंने वह बात कही थी। उनके द्वारा इस स्थिति को अपनाए जाने के कारण यह भी था कि स्वराज्य को राजद्रोह से अलग किया जा सके और देश की जनता को स्वराज्य के लिए संगठित किया जा सके। स्वराज्य का संदेश प्रसारित करने के लिए उन्हें जेल के बाहर रहना आवश्यक था, जिससे वे जनता को जागरूक, संगठित, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर सके। उनका आदर्श तो भारत के लिए संपूर्ण अर्थों में स्वतंत्रता ही था। यानी वो तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सत्ता स्वीकार करते थे, पर वो ये समझते थे कि मैं जब तक बाहर रहूँगा तो जनता को जागरूक कर सकूँगा, संगठित कर सकूँगा। पर उनके मन में जो स्वराज की बात थी वह पूर्ण रूप से भारतीय अधिकारों की बात थी। यानी हम भारत के जो लोग हैं या भारत के जो वासी हैं उनके जो निर्णय करने का जो अधिकार है, राजनीतिक
जो परेशानियां उनको सोल्व करने का जो बात है वो तिलक की स्वराज्य की बात थी, यानी वो हमारे हाथ में ही होनी चाहिए। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने ब्रिटिश सम्राट को स्वीकार कर लिया, पर उनके मन से उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तिलक स्वराज्य के साथ अपने देश के लिए ऐसी शासन व्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें शासन के सभी अधिकारों और कर्मचारियों जनता के प्रति सचेत रहें तथा कार्यपालिका के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी समझे, यानी जनता शासक के प्रति उत्तरदायी हो और प्रशासक जनता के प्रति उत्तरदायी हो। तिलक का विश्वास था कि स्वराज्य का अस्तित्व जनगण के कल्याण और सुख के लिए होता है। इस आधार पर स्वराज्य का आशय था अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो। इस आधार पर ही उन्होंने कहा था भारतीय रियासतों में एक शासक होते हुए भी स्वराज्य नहीं है। तिलक भारतीय शासन प्रणाली के मूलभूत परिवर्तन लाना चाहते थे। उनके जीवन लेखक परवेद लिखते हैं कि तिलक के नाम के साथ जो विविध सम्मानित संबोधन जोड़े जाते हैं जिनमें लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रतिपादक आवश्यक ही जोड़ा जाना चाहिए। पर्वते आगे लिखते हैं यह स्पष्ट है कि स्वराज्य की तिलक की धारणा मुख्यतः शासन चलाने वाले व्यक्तियों से नहीं वरन शासन के मूल प्रयोजनों से संबंधित है। अंतिम वर्षों में तिलक ने स्वराज्य को लगभग उसी आशय में ग्रहण कर लिया था जिस आशय में उदारवादी नेता ने इसे ग्रहण किया था, लेकिन इस प्रसंग में तिलक उदारवादी नेताओं के बहुत अधिक महत्वपूर्ण अंतर है। उदारवादी नेताएं विभिन्न राजनीतिक विचारों में देश के लिए स्वराज्य भी एक विचार था। तिलक के लिए स्वराज्य विचार मात्र नहीं था वरन उनका धर्म, उनका जीवन, उनका प्राण था। उदारवादी नेता स्वराज्य को उल्लेख तो करते हैं लेकिन न तो उन्होंने गुलामी के अपमान को तिलक जैसे गहराई के साथ अनुभव किया था और ना ही उन्होंने तिलक के समान स्वराज्य के लिए सर्वोच्च समर्पित करने की बात कही थी। तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज्य पर केंद्रित है। उनके अनुसार स्वराज्य समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। उनका कहना था कि स्वराज्य के अभाव में कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती है, कोई राष्ट्रीय शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है, कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते हैं। यदि एक बार राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में आ जाए तो यह अन्य उद्देश्यों को भी सुगमतापूर्वक पूरा कर सकता है। तिलक जब अंतर्चेतन अवस्था में मृत्यु शैया पर पड़े थे तब भी उनके अंतिम शब्द थे यदि स्वराज्य न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। वे ब्रिटिश नौकरशाही के इस तर्क से पूर्णतः सहमत थे कि स्वयं भारत के मामलों का प्रबंध नहीं संभाल सकते। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर अविश्वास द्वेष उत्पन्न करने की ब्रिटिश नीति का कड़ा विरोध किया। इस बात पर बल दिया कि स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर भी दो समुदायों के बीच अविश्वास और द्वेष की कोई आकांक्षा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वह केवल हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए है अथवा किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होगा। भारतीय जनता की समस्याओं को हल करने की एक ही औषधि है वास्तविक सत्ता। यह औषधि हमें प्राप्त हो जाएगी तब यदि हम आपस में कोई मतभेद होंगे तो हम स्वयं ही सुलझाने में समर्थ होंगे। हम अपने विवादों को स्वयं ही हल करने की शक्ति रखेंगे और यही शक्ति तिलक जी चाहते थे। तिलक के संबंध में विशेष बात यह है कि उन्होंने स्वराज्य का नारा दिया वरन तप त्याग समर्पण निष्ठा वरन तप त्याग समर्पण और निष्ठा के साथ जीवन एक मात्र आदर्श की ओर बढ़े। उनका कार्यों का बाहरी स्वरूप चाहे जो भी रहा हो, प्रत्येक कार्य का लक्ष्य देश के लिए स्वराज्य ही है। चिंतामणि जी लिखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति उनके जीवन का परम लक्ष्य था और अपने समकालीन राजनीतिज्ञों में उन्होंने इसके लिए सबसे अधिक कष्ट सहन किए। भारत मंत्री मुंबई के गवर्नर ने उनके लिए लिखा तिलक मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक है। जो सबसे मुख्य षड्यंत्रकारी है उसने भारत में ब्रिटिश शासन की सब कमजोरियों को बड़ी सावधानी के साथ अध्ययन किया। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, पेशा निधि, राष्ट्रीय स्कूल, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। देखो वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता भी तिलक को ही कहा था, ये भी बात ध्यान रखें।
संवैधानिक पद्धतियां उदारवादी विचारधाराओं का मूल आधार थी। तिलक ने इस संवैधानिक पद्धति को निष्फलता पर केसरी में कई लेख लिखे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कोई घटना नहीं हुई कि इस विश्वास पर आधारित कोई भी कार्य समय को नष्ट करना मात्र है। तिलक का विचार था कि संवैधानिक पद्धति ब्रिटेन सरी के देश में तो ठीक हो सकती है, जहां एक संविधान है और एक शासन के प्रति जनता उत्तरदायी है। भारत में जैसे देश में संवैधानिक पद्धति सर्वथा अनुपयुक्त थी, जहाँ की दंड विधान ही संविधान था और जनता के पास सरकार को बदलने के लोकतांत्रिक साधन नहीं थे। तिलक का कहना था कि इतिहास में इस बात के लिए भी उदाहरण नहीं है एक विदेशी शासन ने शासित राष्ट्रों के हित में शासन किया हो। यानी इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि एक जो शोषक करता राष्ट्र है, जो अधिकारी है, वो उसने कभी किसी का भला किया हो, स्वेच्छापूर्वक उस सत्ता में भाग लिया हो। इतिहास में तो यह सिद्ध होता है कि राजनीतिक अधिकार और अंतिम रूप में देश के लिए स्वशासन की स्थिति या स्वराज्य बलिदान का मार्ग अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। लोकमान्य तिलक कहा करते थे, हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है। ये भी बात उन्होंने कही कि हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है। आज इस क्लास में यहीं तक, इसका जो आगे का चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में।